हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड क्लासेस पर। तो हमारी जो सेट चल रहे थे प्रीवियस ईयर एमसी की, तो उसी में से हमने जो सब्जेक्ट एसएसटी यानी सोशल साइंस के हमने 3 सेट लगा लिए। तो ये सेट हमारा चौथा सेट है जो हम सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आने वाले जो ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये एसएसटी का सेट हमारा 4 है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? देखो ये फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया, यूरोप में राष्ट्रवाद, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1788 नहीं, 1789, 1790, 1787। करेक्ट आंसर क्या है? 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आनंद मठ के उपन्यास के लेखक कौन है? जो आनंद मठ उपन्यास था, आनंद मठ, उसके लेखक के बारे में पूछा गया। तो लेखक कौन है? तो ये भी काफ़ी सुनी हुई रचना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यचंद्र चटर्जी और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके द्वारा ही आनंद मठ का उपन्यास लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम अपना। पूछा गया विश्व व्यापार संगठन या WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो 1991, 94, 92 या 95। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1995। तो कोई ये कुछ सन वाली चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। इसमें कोई ये नहीं कि हम समझ लें तो याद बना रहेगा, बस हमें लर्न करनी है कि WTO की स्थापना कब हुई। तो 1995 याद रखना है ये हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 4। ज्योतिबा फुले कौन सी पुस्तक लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? देखो ये क्वेश्चन हमारा आज 3rd बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हम 3 सेट लगा चुके हैं। हर सेट में हमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिला था, ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुलामगिरी। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? गुलामगिरी। आप ये खुद देख सकते हो कि आज हम सेट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हो। हमें क्वेश्चन कई बार, हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेगो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप रट जाएंगे, और जो नेक्स्ट ईयर 25 में आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण का तात्पर्य क्या है? देखो सत्ता को 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक क्षैतिज में बांटा जाता है और एक ऊर्ध्वाधर में बांटा जाता है। तो क्षैतिज की बात की जाए तो क्षैतिज में क्या होता है, जैसे हमारी कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई और व्यवस्थापिका हो गई, यानी संसद सदन जिसे बोलते हैं। और जो हम ऊर्ध्वाधर में बांटते हैं उसमें क्या होता है? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इसमें क्षैतिज की बात कीजिए तो क्या हो जाए? सत्ता का संघीयकरण बिल्कुल गलत है, सत्ता का अलगाववादी बिल्कुल गलत है, कार्य व्यवस्थापिका न्यायपालिका के बीच बंटवारा, तो यही हो जाएगा। उसके बाद केंद्र, राज्य और सत्ता का बंटवारा, तो ये किस में आ जाते हैं? ऊर्ध्वाधर में। तो हमें क्षैतिज की भी बात कीजिए तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? देखो इससे पहले भी सेम क्वेश्चन यही आया था, लेकिन उसमें ऑप्शन में कौन सा दिया गया था? दिल्ली, NCR की बात की गई थी। लेकिन इसमें मणिपुरी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ऑलरेडी देखोगे ये तीनों कैसे हैं? राज्य की मान्यता है, लेकिन ये क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश किया गया जम्मू कश्मीर। तो ये संघ राज्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। देखो क्वेश्चन सेम भाई है, बस कुछ घुमा के पूछा गया है। पहले क्या ऑप्शन दिया गया था? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्म का कोई स्थान नहीं होता, गलत बात है। एक राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष में विश्वास किया जाता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे लिए सभी धर्म समान होते हैं। तो केवल बहुसंख्यक के धर्म को समानता मिलती है, ये भी गलत। सभी धर्मों को समान समझा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। जैसे हमारा भारत लोकतंत्र देश है, इसमें धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी धर्म समान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां हैं, यानी राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं? आंतरिक लोकतंत्र का न होना, ये भी गलत, बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र तो होता है लेकिन आंतरिक रूप से नहीं होता है। परिवारवाद भी हमें देखने को मिलता है। कई बार देखते हैं हम कि जो सत्ता होती है वो परिवार में ही बनी रहती है। आगे देखते हैं, धन तथा अपराधी तत्वों का प्रभाव, ये भी रहता है, क्योंकि देखो चुनाव में कितना धन होता है, और देखो काफ़ी सत्ता में ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले से अपराधी रहे हैं। तो ये भी है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम अपना। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? मतलब अवगुण है, गुण नहीं है। तो धनी व्यक्तियों का शासन, ये भी सही बात है, क्योंकि चुनाव में इतने रुपए की आवश्यकता होती है कि निर्धन कोई व्यक्ति तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, तो पैसे वालों की ही सत्ता रहती है, ये भी सही है। दलों में व्यक्तिवाद,
व्यक्तिवाद भी हमें देखने को मिलता है, छोटा बड़ा व्यक्ति ये हमारे समाज का नहीं है, ये सब तो हमें ये भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों सही बात है। बहुसंख्यकों की प्राथमिकता, ये भी करेक्ट बात है, क्योंकि देखो बहुसंख्यक मतलब सीधी सी बात है, बहुसंख्यक रहेंगे वोटों की बहुमता रहेगी, तो ये भी प्रभाव रहता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी बातों को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, देखो एक भाषा होती है राष्ट्रभाषा, एक राजभाषा। पहले हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की थी, लेकिन क्योंकि हिंदी सभी पूरे भारत में नहीं बोली जाती, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब पूछा गया कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो चूना पत्थर को किसके उद्योग में किया जाता है, एल्यूमिनियम ही नहीं, सीमेंट में। सीमेंट में जो चूना पत्थर आता है वो किसके रूप में होता है, कच्चा माल के रूप में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, आर्थिक उदारीकरण की बात की गई। देखो अभी कुछ पहले ही मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, जो हमारे पूर्व पीएम रहे, तो उन्होंने 3 रूल लेके आए थे 1991 में। 1991 में 3 रूल लेके आए थे एलपीजी, क्या था, एलपीजी, लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो उसमें से एक पूछा गया उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1991। और 1991 में वो पीएम 2004 में पीएम बने थे, लेकिन 1991 में क्या बने थे, ये वित्त मंत्री रहे थे जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल, 22 फरवरी, नवंबर, 24 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14। पूछा गया लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीनीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। देखो मैंने बताया था नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या होता है, नवीकरण में जो होते हैं जो हमें अभी हाल में मतलब नए कुछ वर्षों में जिसका ज्ञात हुआ है स्रोतों को, और अनवीकरण में क्या होता है जो हमें प्राचीन टाइम से ही पता चले। तो लोहे की खोज आज के समय नहीं प्राचीन काल में ही की जा चुकी, तो ये कैसा हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादक है। देखो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन मैपिंग में भी देखने को हमें मिल जाते हैं। तो हमें पूछा गया है, जैसे बोल दिया जाता है कि तांबा का एक उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादक प्रमुख देश रहा है। उत्तर प्रदेश नहीं है, न तमिलनाडु न बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑलरेडी देखो क्षेत्रक से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और मैंने आप लोगों को बताया भी कि क्षेत्रक जरूर हमें कंप्लीट करके रखे हैं। हमारे क्षेत्रक कितने होते हैं, 2, 3। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है, और दूसरे में क्या आता है, विनिर्माण आता है। इससे पहले हमने जब कल वाले लेक्चर में देखा गया तो हमसे पूछा गया तो उद्योग यानी फैक्ट्रियाँ किस क्षेत्र में आती है, तो उसका ऑप्शन था उद्योग। और तृतीय में क्या आता है, परिवहन, संचार, सेवा, संचार, ये सब किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। तो हमसे पूछा गया व्यक्ति है जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मछुआरा क्या करता है, मछली पालन। और मछली पालन क्या है, मैंने बताया था, चाहे कृषि हो, मत्स्य पालन हो, डेयरी हो, ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक। तो मछुआरा क्या करता है, मछली पालन करता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, मछुआरा, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। एक देखो सूचना का अधिकार हो गया, और एक मनरेगा हो गया, जो नरेगा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों हमेशा याद रखना, कब ये लागू किए गए थे, सन 2005 में। तो ये और ऑप्शन इसके सभी गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में किस राज्य का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, किस राज्य में। तो जो बांधवगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है वो कहाँ है, बांधवगढ़। पहली बात तो है कहाँ, बांधवगढ़ हमारा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राजस्थान गलत है, पश्चिम बंगाल भी गलत है, उत्तराखंड भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है। देखो ये क्वेश्चन जब हमने सेट 1 सॉल्व किया था तो बस में भी ये हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। तो मैंने कहा क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होता है। इसी प्रकार से जब आप 25 की एग्जाम देने जाओगे तो आप अगर सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप सभी को पढ़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे के पूरे 20 MCQ करके आओगे। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी।
ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काली मिट्टी। लाल लेटेराइट गलत है और जलोढ़ भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में किस बैंक ने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी, किस वर्ष में पूछा गया। देखो ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 बार पूछा जा चुका है और मैंने बताया भी था कि बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की शुरुआत किस वजह से हुई और ये बैंक सफल क्यों हुई थी, क्यों कि इसने महिलाओं को लोन दिया, तो महिलाओं ने अपने घरेलू उपचार मतलब घरेलू धंधे यानी काम कर करके उस लोन को खूब अच्छे से चलाया था, जिससे बैंक को लाभ भी हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, 1970 में बैंक की स्थापना की गई थी। हालांकि और ऑप्शन देख लेते 1969, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, नीचे 2 दिए गए 1979 और 1967, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या था 1970। ये भी क्वेश्चन 2 बार हमारा रिपीट हो चुका है। तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हो कि काफ़ी क्वेश्चन हमें रिपीटेड ही मिल रहे हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, 25 में आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको रिपीटेड ही मिलेंगे और आपको पूरा का पूरा पेपर मिलेगा पढ़ा हुआ। तो आज की इस वीडियो में हमारे 20 MCQ कंप्लीट हुए, तो इससे फिर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।